अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ का ये मॉर्निंग शो जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। Thank you for introducing me like this. Yes, full of energy. We are in the mid of the week. तो मुझे लगता है कि आधे काम आप लोगों ने कर लिए होंगे, आधे वीकेंड के लिए छोड़ दिए होंगे, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो जब करीब आता ना वीकेंड, आदमी मतलब कल फ्राइडे होगा इंशाल्लाह ताला, तो लगता ही है कि एक रिलैक्स किस्म का दिन होगा। लेकिन हरमीत जो है ना हमारा, जो हमारे साथ है, उसका बड़ा बिजी स्केड्यूल है। उससे चल के ज़रा बात करते हैं, उसका स्केड्यूल क्या है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। वैसे रऊफ साहब और सुहा, अगर हम देखें तो जब ये थर्सडे का दिन आता है तो भैया थोड़ी खुशी ज़्यादा हो जाती है कि अब दिन करीब है रिलैक्स होने के लिए। लेकिन मेरे नहीं है। वो सारी बात है कि मुझे मुसलसल जो है वो 24 घंटे जो है वो, क्योंकि दिन रात की शिफ्ट है तो मुसलसल काम करना होगा, तो मैं ऐसी, और ऊपर से गर्मी, हाय रब्बा, तो है। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, रेस्ट भी बहुत की है। लास्ट वीक जो वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड, तो उसमें बहुत रेस्ट हुआ है। अब काम ही तो करना है। और काम करने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, पंजाब की गर्मी खाने के लिए। इस्लामाबाद में तो आपको फिर भी हम जैसे 2 दिन बात करते रहे, आपको झोंके हवा के शाम को अच्छे मिल जाते हैं। बारिश भी होगी 1-2 दफा, लेकिन अब पता चलेगा ना, शूट्स अब पता चलेगा बच्चू जब आओगे पंजाब में, यहाँ पे आके आपको धूप में खेतों में शूट करना पड़ेगा, तो फिर पता चलेगा पंजाब की गर्म हवाएं, और पता चलेगा किसान कितनी मेहनत करते हैं। फिर ये भी, अभी तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हम सारे बोल चाल कर लेते हैं अपनी, और मतलब ये लोगों को कह देते हैं कि जी गर्मी के एहतियात करें, आप बाहर निकलें तो बड़ी एहतियात करें, कपड़ा बांध लें। लेकिन जब 2 मिनट खड़ा होना पड़े ना धूप में, तो लग पता जाएगा। दोबारा हरमीत एक आने वाली फिल्म में एक किसान का रोल कर रहा है, और कनाडा से टीम आ रही है। वो फिल्म जल्दी रिलीज़ होगी, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हरमीत, अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहो अपना रोल तो ज़रा उसके बारे में बताओ। जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपको याद होगा जिस तरह किसानों पे मसाइल आए थे, और ज़्यादा किसान, जिस एक बहुत बड़ी तहरीक जो चली थी हिंदुस्तान में, ये उसी से ही रिलेटेड फिल्म है। और जिसमें जो किरदार है वो भी इन्हीं के ख़िलाफ़ निकलता है, और उसकी कोशिश होती है कि जो किसान जो बीज बोता है, ज़मीन का सीना चीरता है, और वो जो गंदम उगाता है, वो जो और पूरा हिंदुस्तान खाता है या पूरा पाकिस्तान खाता है, वो किसान को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए, और उसी हुकूक के लिए यही कैरेक्टर जो है वो लड़ता है। तो यही स्टोरी है। ज़्यादा स्टोरी के बीच में नहीं जाऊँगा, अच्छा, सस्पेंस रह जाएगा। लेकिन और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हमने जो अपने शो में कर दिया, मतलब इतने अच्छे से हमने बता दिए कि लोग तैयार हो गए आपको देखने के लिए। बट ऑल दो इतनी शदीद गर्मी में शूट करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जितने मसरूफ़ आप हैं और वो सब आप हैं, और हम तो 7 दिन गुजारते हैं, भाई मसरूफ़ ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। आप बड़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं, दिन का, गर्मी का, और आपके सारे स्केड्यूल अगर बिजी हो तो पता नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। तो हमारे हाथ में ही नहीं आता। मेरे ख्याल में चलते हैं, देखते हैं टॉप स्टोरीज क्या है आज की। आज की टॉप स्टोरीज में हम आगाज़ कर लेते हैं उस फ्लाइट का जिसने यहाँ से टेक ऑफ किया, डायरेक्ट लैंड किया नॉर्थ लंदन में। और उसके बाद एक अहम स्टेटमेंट जो सामने आई है, उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। ये पॉसिबिलिटी है। आगे हम बढ़ेंगे तो अगर हम डिस्कस करें अपने आज के इस प्रोग्राम में, तो हुकूमती नोटिस के बावजूद गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर घर में 3 से ज़ायद गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियां लेना बहुत मुश्किल है। तो ये इजाफा जो है उसकी क्या वजूहत है, इस पर हम ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा नौजवानों में नाउमीदी का ये जो बढ़ता रुझान है, जो लोग बहुत पेसिमिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिकॉज नौजवानों को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अच्छा हो या बुरा वक्त हो, वक्त गुजर ही जाता है। आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ की बात करेंगे। मुझे लगता है कि अब्दुल रऊफ साहब, ये अलमिया है बहुत बड़ा कि रात को सोने का रवाज तो ज़िंदगी में ख़त्म ही हो गया है। तो ये जो रात को जगराता करने की हमारी आदत है, रमज़ान में चले हमारे पास एक्सक्यूज़ है कि हमने सहरी करनी है, इफ्तार करना है, और हमारी रूटीन इस तरह की है, लेकिन ये कितना आपकी सेहत को डैमेज करता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे शदीद गर्मी की। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन गर्मी आती है तो आम लेकर आती है। मतलब हम सौगात की बात करेंगे, खूबसूरत तरीन, जिसमें हमें मज़ा आता है। ज़्यादातर हम गर्मियों का इंतजार सिर्फ एक चीज़ में करते हैं, वो है आम खाने हैं। लेकिन ये आम की फसल जो है इस दफ़ा शदीद गर्मी की वजह से अब्दुल रऊफ साहब मुतासिर हो सकती है। 2 वजूहत हैं। एक, आम जो है पहले पक जाता है, इसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत को आपसे हम शेयर करेंगे। और अगर हम आगे बढ़ें डेली डोज की तरफ, इन टॉप स्टोरीज़ के बाद डेली डोज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा की। सिंगापुर से खबर है, ऐसी है मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल था कि ज़रा वो जो
अल जजीरा की खातून सहाफ़ी वो पहले जहाँ ऐड हो कर गई है लेते वो हैं, पहले वो आनी पहले चाहिए। ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई ट्रेजिक वाक़या हुआ शीनी अबू आकिला, आकिला। इस सहाफ़ी का नाम जो वहाँ पे बिल्कुल। मौजूद थी और जिनको वहशियाना तरीके से गोली का निशाना बनाया गया, सर में उनके गोली मारी गई और जिस वक्त उनकी लाश मिली है उस वक्त उन्होंने वो प्रेस वाली जैकेट भी पहनी हुई थी और हेलमेट उनका पहना तारुफ हुआ भी था, था। हेलमेट भी था, लेकिन उसके बावजूद उनको गोली मारी गई। किस तरीके से मारी गई ये तो ऐनी शायद कुछ दिनों में बता देंगे हमें, लेकिन एक इंतहाई वहशियाना तरीक़ेकार इसराइली फ़ौज जो बर्बरियत का निशाना बना रही है फ़लस्तीनियों को एक अरसे से, और जिस तरीके से वो कोई लिहाज नहीं रखते कि वो ये श्री अबू आकिला का आप तस्वीर भी देख रहे हैं सामने मौजूद है, तमाम अल जज़ीरा के साथी उनके दुनिया भर में जो सहाफ़ी फ्रेटर्निटी है वो उनसे यकजहती का इजहार कर रही है। लेकिन बड़ा ही ट्रेजिक वाक़या हुआ है और शायद ये वाक़या ही जो ज़मीर है उसको बेदार करने में कामयाब हो जाए मगरिब का और अमरीका का, जहाँ पे कोई भी ख़बर ऐसी जो फ़लस्तीनियों के हवाले से होती है या सहूनियों के जुल्म और सितम के हवाले से होती है उसको जगह नहीं मिलती मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो ये अब बहुत ही आप जो फुटेजेस दिखा रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो हरमीत आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, बड़ी वाइब्रेंट सी और बड़ी एंथुजियास्टिक होकर हमेशा उन्होंने कवरेज किया। उनकी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो अरबी की मुमताज़ तरीन सहाफ़ी हैं और लोग बड़ा गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, अफसोस भी है इस बात पर। हरमीत, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक खबर है। देखो, अगर हम देखें ना सहाफ़ी की जो लाइफ होती है और फिर इस किस्म के जो सहाफ़ी जो फील्ड में जाके काम करते हैं और उन इलाकों में काम करते हैं जहाँ पे जंग चल रही है, तो ये कितना मुश्किल होता है कि खबर से आवाम को बाखबर रखना, अपनी जान पर खेलना। ये देखें ना कि आप देखें, लेकिन ये बर्बरियत है खुलेआम। आपने जैकेट पहनी, आपने प्रेस की जैकेट पहनी है जिसपे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आपका ताल्लुक जो है मीडिया से, उसके बावजूद। और ये अगर हम देखें ये पहली खातून नहीं है, इससे पहले भी कई सहाफ़ियों को जो है इसराइली फौजों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया, क्योंकि वहां पे जो जुल्म वो जो ज्यादती हो रही है, कोशिश एक सहाफ़ी की ये होती है कि वो सारी चीजें दिखा सके। कोशिश एक बहुत बड़ा जिगरे वाला काम है कि आप फलस्तीन जाके वहां पे काम करते हैं, वहां पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं और फिर इसराइल, जिस तरह रऊफ साहब ने बात की कि ये जो जुल्म और बर्बरियत की कहानियां, जो नई दिन नई चीजें जो रकम कर रहा है इसराइल, वो दिखाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत मुश्किल से, वो अगर ऐसे चैनल है जो नहीं दिखाते ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं सहाफ़ी कुछ ऐसे हैं, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो जाके ये कोशिश करते हैं। तो वो जब ये कोशिश करते हैं तो वहां पे आपने देखा कि जिस तरह उनको सर में गोली मारी गई। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी मजम्मत की जाए, और कितना अफसोसनाक वाकया ही हुआ है, और इस पर जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन कम से कम एक ये करना होगा। इसके लिए कोई सहाफ़ियों को बैन-अक़वामी सतह पर इसके लिए हम सब ने आवाज़ बुलंद करनी होगी कि सहाफ़ी की जो लाइफ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो हमारी तो कोशिश ये होती है कि जो रियलिटी है वो आवाम तक पहुँचे, और आवाम तक पहुँचने के लिए रियलिटी जो है, ज़ाहिर बात है मुश्किलात का तो सामना होता है, लेकिन ऐसे में आपको पता भी है कि एक जर्नलिस्ट है और उसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और हरमीत, जैसे मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मगरबी मीडिया है या जो अमरीकी मीडिया है उसने एक तरह का ब्लैकआउट किया होता है फ़लस्तीनियों के हवाले से। वहाँ जो भी ख़बरें हों, जुल्म बर्बरियत की कहानियाँ हों, इसराइली दरिंदे घुस जाते हों मस्जिद अक्सा में, या घरों से बेदखल करने की बात हो जहाँ पे इसराइली फ़ौज की मदद से वहाँ के आबादकार पहुँच जाते हैं फ़लस्तीनियों के इलाके में, उनको उनके घरों से निकालते हैं, उनके घर डिमोलिश कर देते हैं, वो कोई ख़बर मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत नहीं बन पाती, उसको कवरेज नहीं मिलती। तो ये एक वाक़या है जो ज़मीर बेदार करने के लिए शायद एक तहरीक का काम दे, और अगर ये भी ना किया तो फिर हम ये कहने पे मजबूर होंगे कि मगरबी और अमरीकी मीडिया का भी ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ हम OIC की हवाले से भी देखें, जैसे आप देखिए मुस्लिम ममालिक जी, मुस्लिम ममालिक भी कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर पा रहे इस हवाले से। देखा जाए तो मतलब उन्होंने ताल्लुकात बहुत से ममालिक ने इसराइल के साथ बढ़ाए हुए हैं और वो सफारतकारी के बना लिए में, वो भी अफसोसनाक है। पर सर एक्सक्यूज़ जो हमेशा दिया जाता है वो इंटरनल, अपने तमाम ममालिक के अपने इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं, आपके अंदर कोई वजूहात भी हो सकती हैं, कोई एक्सक्यूज़ भी हो सकते हैं, बट ऑल दो इस तरह के वाक़यात के बाद भी अगर हम नहीं जागेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो कोई सहाफ़ी हो या कोई भी प्रोपोगेंडा हो उसके ख़िलाफ़, तो फिर हमें इसके भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। प्रोपोगेंडा की हम बात करें,
अगली हमारी जो डेली न्यूज़ में खबर है वो मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है। सिंगापुर ने भारतीय फिल्म पर पाबंदी लगा दी है जो कि बेसिकली कश्मीर पर बनी है, जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल। जी, इस बारे में हरमीत पहले अच्छा, ये वही फिल्म है रहू साहब, थोड़ा सा जिक्र। हाँ, ये वही फिल्म है। विवेक अग्निहोत्री इसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इस फिल्म को बाकायदा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है, और इससे जितने टैक्स जो सिनेमा में या फिल्म देखने में लगते हैं या दीगर टैक्सेस है, इसको बिल्कुल फ्री छूट दे दी गई थी। और मोदी साहब ने बाकायदा विवेक अग्निहोत्री को आके बुला के थपकी दी कि ऐसे काम करते जाओ। और हमने देखा कि इसमें जिस तरह कैरेक्टर दिखाए गए इस फिल्म में, खासकर यासीन मलिक साहब जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कब से वो कैद है, कैद तन्हाई में वो उनको डाला गया है, और जिस तरह जुल्म और बर्बरियत उनकी पूरी उन पर की जा रही है, और बाकी जो कश्मीरी रहनुमा है जिनको अभी भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है, तो उसमें एक दहशतगर्द के तौर पर उसको पेश किया गया इस फिल्म में। और कोशिश की गई कि मुसलमान जो है बहुत बड़े जालिम है और हिंदुओं पर उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को इसी तरह भेजता है। इसमें इस किस्म के किरदार डाले गए। बाकायदा कोशिश की गई है कि पूरे कश्मीरियों को जो है एक दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया है, और वहाँ के जो रहने वाले पंडित हैं जो माइग्रेट कर गए थे उनको बड़ा मजलूम दिखाया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सरकार सारी चीजें जो है पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। विवेक अग्निहोत्री ने इससे कबल जो है कई सहाफियों पे किताब लिखी थी, और तकरीबन 80% सहाफ़ी जो है उनको उसने गद्दार करार दे दिया था। और इस किताब के इतनी पजीराई मिली बीजेपी की जानिब से कि उनको एक अवार्ड भी मिलाया गया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि उन सहाफ़ियों को आपने गद्दार बना दिया जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व जिस तरह फैलता जा रहा है, आरएसएस के गुंडे जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये किताब उसको इतनी दाद दी गई है। तो कश्मीर फाइल तो हिंदुस्तान में जिस तरह हर चैनल पे हम देख रहे हो, इवन कपिल शर्मा जो कॉमेडी किंग है उनको भी टारगेट किया गया, क्योंकि उन्होंने इनको इनविटेशन नहीं दी थी अपने शो में आने की, जिसकी वजह से कपिल शर्मा पर भी अटैक हुए हैं आरएसएस के गुंडों की जानिब से। अच्छा हरमीत, आपको पता है पजीराई तो इस मूवी को भी शदीद किस्म की मिल रही है। ऑल दो कि अगर आपने कपिल के शो का हवाला दिया, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, वो हमेशा प्रीमियर करते हैं और शो में प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ मूवीज़ को, बट इस मूवी को 11 मार्च को ये रिलीज़ हुई है अब्दुल रऊफ साहब, और सुपर हिट गई है उनके बॉक्स ऑफिस पे। वो उनकी वजह यही है, हमने जैसे अक्सर बात की है और हरमीत से बात कर रहे हैं कि एक लहर चली हुई है शिद्दत पसंदी की, हिंदुत्व की, जो हिंदू फैशिज्म की हिंदुस्तान के अंदर, और उस लहर के अंदर लोग जाके फिल्म देखते रहे हैं और उन्होंने एक झूठ को सच बना दिया। हम अभी थोड़ी देर पहले फ़लस्तीनियों की बर्बरियत की बात कर रहे थे, जो बर्बरियत और जुल्म और सितम हिंदुस्तान ने ढाया हुआ मुसलमानों के ऊपर, दूसरी अक़लियतों के ऊपर, सिखों के ऊपर, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब उसके हवाले से अगर बात की जाए, हिंदुस्तान जिस तरीके से कर रहा है, जैसे हम फ़लस्तीन के बारे में करते हैं कि कहते हैं कि हिंदुस्तानी इसी तरह से हम हिंदुस्तान के बारे में भी कहते हैं कि बावजूद चूँकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, वहाँ से तजारत करनी होती है। यूरोप इस जुल्म सितम पे भी चुप रहता है, यहाँ पे भी ज़मीर मुर्दा हैं यूरोप के, अमेरिका के, और यहाँ पे भी मीडिया उतनी कवरेज नहीं देता जितनी कवरेज मुस्तहक हैं कश्मीरी या दूसरी अक़लियतें। ये अभी जो फिर भी मैं कहता हूँ कि सिखों की वजह से पॉसिबल हुआ है कुछ थोड़ा सा कि वो एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं, कनाडा में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, जाके वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और वो अभी हाल ही में इन्होंने एक खालिस्तान तहरीक के हवाले से रेफरेंडम का मतलब वोटिंग कास्ट करने का वो किया, और मैं देख रहा था कि इटली में भी 40,000 के करीब सिख जो हैं उन्होंने वोट कास्ट किए खालिस्तान तहरीक के हवाले से। तो ये अगर बाज नहीं आएगा हिंदुस्तान, तो इसको इंतहा पसंदी की वजह से टूटने का डर है, क्योंकि मुसलमान एक बहुत बड़ी अक़लियत है। मुसलमान इतनी आसानी से दबने वाले नहीं हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। सिख भी एक मजबूर कौमियत है वहाँ पे, और वो भी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक की अगर बात की जाए तो वो बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं सपोर्ट करने और सपोर्ट ना करने के, लेकिन हम कंक्लूड कर लेते हैं इस खबर को इस तरह से कि एज ए इंडिविजुअल हमें चाहिए कि हमने क्या करना है। किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है तो इस तरह की मूवीज़ का बायकॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि व्यूअरशिप जो है वो कितनी मैटर करती है, व्यूअर से ही आपकी फिल्म बनती है और वही आगे चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगली खबर की बात करें, बड़ी अच्छी खबर है और छोटी सी बच्ची है पाकिस्तान की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उसका नाम है ईमान
फरहान दानिश, उसने माहौल दोस्त एक गुड़िया बनाई है। कलम खिलौनों की बात कर रहे थे, अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको गुड़िया से खेलने का शौक है। अब माहौल दोस्त वो गुड़िया कैसे है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है उसने रुई और कपड़े से किया है, और आप ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और उसका कहना ये, अब्दुल रऊफ क्लेम ये करती है कि इस वक्त जो है 1950 से लेके अब तक दुनिया में 83 अरब टन प्लास्टिक बनाया गया है, जो कि रिसाइकल के प्रोसेस में जा नहीं सकता ये। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे सोचते भी हैं तो तहलील करने के लिए कम से कम 5000 साल का अरसा हमें दरकार है। तो उसने ये इनिशिएटिव लिया और ये कैंपेन भी करती है। जी हरमीत, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में। जी रऊफ साहब, मैं समझता हूँ कि जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं उसमें कोई शक नहीं। अभी आप सिंध की कल हम डिस्कशन कर रहे थे, पंजाब में हमने देखा, केपी में देखा, पानी की किल्लत हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। फिर इंसान ने हमने अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट कर दी है, एक सादगी से। क्योंकि आप देखेंगे हर दीन धर्म में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बल्कि हम देखते हैं इस्लाम में भी चीज़ वाज़ेह है कि बिल्कुल आप सादगी इख्तियार करें। तो यहाँ पे हम देखें कि जैकेट्स जो है, रंगारंग की जैकेट्स, फिर शर्ट्स, फिर बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ पर एनर्जी जो है वो सर्फ होती है, पानी सर्फ होता है। साथ में अगर हम देखें जिस तरह हम कागज़ इस्तेमाल करते हैं, बेदरीग टिशू इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखें ना कि कितने दरख्त जो हैं वो कटते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पैगाम छोटी सी इस नन्ही गुड़िया की जानिब से ये ज़बरदस्त सा पैगाम है हम सब के लिए कि हमने अपना लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी का जो ढंग है इसको थोड़ा चेंज करना होगा अगर हमने इस प्लानट पर रहना है तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और बस एक और चीज़ ये कि जैसे अभी थोड़ी सी पहले हम सारों ने यहाँ पे बात की है कि एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड इतना बड़ा है जिसकी बुनियाद के ऊपर प्लास्टिक से जान छुड़ाना ज़रूरी है। 5000 साल तक ये प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं ये ज़मीन में डिज़ोल्व नहीं होता। हमें ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल, यानी वो ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में मिलके मट्टी हो जाती हैं। इस पे कैंपेन तो चलती है। मैंने सिर्फ इसलिए हवाला ये दिया कि पंजाब में, लाहौर में बड़ा हमने देखा ज़ोरदार तरीके के ऊपर प्लास्टिक के खिलाफ कैंपेन चली, प्लास्टिक के लिफाफों के खिलाफ कैंपेन चली, बैन लगाए गए। लेकिन फिर वैसे का वैसे वही प्लास्टिक हर जगह फिर हमें मिलना शुरू हो गया। तमाम ठेलों पे, तमाम उस पर कोई भी आदमी उसे जान छुड़ाने के लिए सही माने में कोशिश नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को जहाँ और बहुत से काम करने हैं वहाँ पे इन फैक्ट्रीज को भी बंद करना है। जल्दी से चलते हैं आखिरी डेली डोज की खबर की तरफ। जॉन कैप हाउस की कुराकली टोपियाँ जिनको कई अवामी कई आलमी सतह पर लीडरों ने पहना, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम सर फहरिस्त है। 1944 में ये टोपी कायद-ए-आज़म को उनके जो अभी मालिक हैं इनके दादा ने बना के दी थी, और ये दुनिया में कई लीडरान हैं उन्होंने इसको पहना। इसका फैशन अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये श्रीनगर में दुकान वाक़या है और इसको जो कारीगर हैं अभी तक भेड़ की खाल से इसको बनाते हैं, बड़ी मेहनत से। लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं अब्दुल रऊफ साहब। मुजफ्फर इसका नाम है, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर। और इसके पर दादा ने कोई 125 साल पहले इस दुकान की बुनियाद रखी, और बड़े लोग आते हैं अभी भी सिर्फ वो जो भेड़ की खाल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको सिर्फ देखने के लिए, इससे अट्रैक्ट होकर लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। और अच्छी और अहम बात ये है कि जो ज़ेर इंतज़ाम भारत के कश्मीर है ना, उसके दारुल हुकूमत श्रीनगर में ये दुकान मौजूद है। जी हरमीत, क्विक कमेंट और फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। बिल्कुल रऊफ साहब, जाहिर बात है, मुझे याद है कि मुझे बचपन में याद है कि मेरे गांव में ही जिन्नाह के काफ़ी जो है मशहूर था और बहुत सारे लोग जो है पहना करते थे। और आज हम थोड़े देखते हैं कि यहाँ पे तो रिवाज थोड़ा सा वो कम हो गया है, लेकिन कश्मीर में हम बात करें तो ये काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग पहनते हैं। इसके अपना एक स्टाइल है, डिफरेंट सा स्टाइल है और डिफरेंट लुक आती है इसके साथ। तो जाहिर बात है जिन्नाह साहब ने जब से ये पहनना शुरू किया तो वो ज़्यादा मशहूर हुआ, और पाकिस्तान में जो जितने भी जिन्नाह के फ़ैन फॉलोइंग थी तो उन्होंने भी कराकुली जो है इसका इस्तेमाल आपको भी पता है कि ज़्यादा हुआ। तो बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, वाक़यात बदल रहे हैं, तो ज़िंदगी का ढंग बदल रहा है। तो लोगों ने जज्बात बदल रहे हैं, सो अक्सर कहती है कि जज्बात बदल रहे हैं। तो भैया बस ये कुछ लाइंस होती हैं जो बिला वजह आपको मशहूर कर देती हैं। आजकल तो देखिए ना, ये मॉर्निंग शो है हमारा, ये अब्दुल रऊफ साहब है, आप हरमीत है, और यहाँ मॉर्निंग शो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, और फिर जज्बात बदल गए। अब कोई भी आप कहीं भी कोई कमेंट करे, आपको क्या पता जी आप वायरल हो जाए। बस ये आखिरी ज़्यादा बात यह है कि 12 मई है आज, और 12 मई के दिन को याद रखा जाना चाहिए जो वहशत और बर्बरियत हमारे कराची में एक खून की होली खेली गई मुशर्रफ के बिल्कुल आज के दिन में जो बानी हैं मुत्तहिदा के लंदन में इस वक्त मफरूर होकर बैठे हुए हैं, उनके हुक्म के ऊपर उनके कारकुनों ने पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों के बहुत से कारकुनों को खून में नहला दिया। बिल्कुल। तो वो
उन शहदा को जो इसमें मारे गए, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं और आज के दिन के हवाले से ये यादा करते हैं कि अल्लाह करे ऐसी डिक्टेटरशिप दोबारा कभी ना आए और ऐसे ऑर्डर्स कभी ना हों कि जिसके बाद जब कत्लो खून की होली खेली गई तो उसके बाद मुशर्रफ साहब ने यूं मुक्के लहरा के कहा कि ये होती है अवामी ताकत, तो वो अभी तक नहीं भूलेंगे। मुशर्रफ साहब के गुनाह जितने भी माफ़ कर दिए जाएं, लेकिन ये गुनाह कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। आइन तोड़ने का गुनाह भी माफ़ हो सकता है, लेकिन जितने मासूम लोगों को खून में नहलाया गया ये कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और ये जस्टिस जिसकी आप बात करें इसको आज भी लोग याद रखते हैं, लेकिन अगर आज करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो सियासी हिजान जो हम देख रहे हैं इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद मुल्क में इस वक्त दो बयानात मुख्तलिफ तरह के जो हैं उन्होंने एक फ़ज़ा ऐसी क्रिएट कर दी है जिसमें बाद लोग तासुर ये ले रहे हैं कि शायद इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफात पाए जाते हैं, और वो है इलेक्शन कब होने चाहिए। हम जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त पूरा ज़ोर लगा रही है और उनके जो बयानिया है उस बयानिए में ये बात और शिद्दत से कही जाने लगी है कि मुल्क में इस वक्त मसाइल का हल फौरी तौर पे इलेक्शन है। तो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब एक बयान दिया उन्होंने कहा कि मुमकिन है, बल्कि ये हो सकता है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो उसको वेलकम किया फौज चौधरी ने और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा बयान है। लेकिन साथ ही जरदारी साहब की जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने कहा कि जब तक हददारियाँ जो हैं उनकी तयन नहीं हो जाता, उनको बना लिए नहीं ली जाता, उस वक्त तक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। और ये हम पहले भी जानते हैं कि ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमें इलेक्शन फौरी कराने के लिए 7 माह का अरसा दरकार होगा तैयारियों में। उसमें EVM के भी मसाइल हैं और भी मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल अतर काज़मी साहब से इसके बारे में ज़्यादा तफसील जानते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये दो तरह के जो बयानात आए हैं ये इख्तलाफ की बुनियाद बन सकते हैं या मतलब इसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा? आप मुल्क के मसाइल जो हैं उसमें क्या समझते हैं? जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो तो इस बात के ऊपर है, वो कह रहे हैं फौरी इलेक्शन करवाएं, जिसको लगता ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है और गवर्नमेंट है वो टालना चाह रही है देर तक के लिए। ये इख्तलाफ ज़्यादा बढ़ेगा इस बुनियाद के ऊपर? क्या तहरीक इंसाफ के बयानी में शिद्दत आएगी और इस हवाले से क्या इख्तलाफात जमात जो है जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान कोई पैदा होंगे? MKM की भी डिमांड आपको पता ही है कि वो चाहते हैं कि पहले सेंसस हो और फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए। देखिए जहाँ तक हुकूमती इत्तेहाद का ताल्लुक है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, नून लीग के अंदर एक तबका ऐसा है, एक ऐसा ग्रो आप कह सकते हैं, साइजेबल चंक ऐसा है जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत का जो सारा नज़ला है वो हमारे ऊपर गिरना है, इसलिए कि लोग ये समझेंगे कि ये नून लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म इनका है, आने वाले दिनों में जो महंगाई होगी, दीगर मसाइल होंगे, तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि हम जल्दी इंतखाबात की तरफ जाएँ। लेकिन उसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं, जिस तरह आपको पता है पीपल्स पार्टी बिल्कुल इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है और उनकी कोशिश ये है, और वो उन्होंने नून लीग को भी इस पे काफ़ी हद तक कायल कर लिया है कि पहले हम रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स क्या हैं? रिफॉर्म्स बेसिकली ये हैं कि आप EVM को ख़त्म करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का हक है वो उनसे वापस लिया जाए। जब तक ये चीज़ें ना हो और उसके साथ साथ जो इनके केसेस हैं, खुसूसन जो FIA वगैरह के पास हैं, उनमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करके जाया जाए कि मुस्तकबिल के अंदर हमें कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर हैं। पहले वो ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद इंतखाबात में जाएंगे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, आपने देखा कि कल जो मुनर्रिफ अराकीन है उनके हवाले से जो फैसला आया उसके ऊपर भी देखें PTI का ये आजकल आप बार बार देखें तो उनका मौक़िफ़ यही लगता है कि जी इलेक्शन कमीशन से हमें किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिलनी, और ये सिलसिला काफ़ी अर्सा पहले शुरू हो चुका था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था उसके अंदर आके जो इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया कि हम तो इंतखाबात ही नहीं करवा सकते। एक मौका ऐसा था कि लग रहा था कि हम नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आके दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ लेना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी हम तो इंतखाबात करवा नहीं सकते, वो ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स था कि जिसकी वजह से कासिम सूरी की रूलिंग को कालादम करार दिया गया और हम दोबारा कौमी असम्बली में आए और फिर हमने देखा कि नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए असम्बली के अंदर। तो मेरे ख्याल में खान साहब के बयानिए में तो शिद्दत आएगी, लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी हैं
और इत्तेहादियों के जो सिंपैथाइजर्स हैं उनका मुकम्मल इरादा है कि कम से कम अगले साल फरवरी तक मामलात को खींचा जाए। अच्छा तो सब ये कहिएगा कि तमाम सिचुएशन में अगर हम अच्छा। स्टेटमेंट्स देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट्स 3 हैं। अब वज़ीर दिफा साबिक जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी क्या बात की, उसके अलावा हमने बात की आसिफ अली जरदारी की, स्टेटमेंट आपको सब पता है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बड़ी विन विन सिचुएशन है आसिफ अली जरदारी के लिए। बड़े वार्म वेलकम से उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि पूछो पूछो सवाल पूछो, और बड़ी लाइट सिचुएशन थी। तो इस वक्त स्टेटमेंट इनकी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर टारगेट देखें तो वो एक ही है कि इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इनके पास टाइम कम है और उस टाइम में काम ज़्यादा करना है और वो पिछली हुकूमत का नज़ला अपने ऊपर नहीं गिराना चाहते। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी की जो स्टेटमेंट है और आप देख रहे हैं उनके जेस्चर्स, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो क्या स्टैंड देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और वो क्या कराना चाहते हैं? देखिए ये उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब लंदन में गए हुए थे और उनको पता है कि वहाँ पे नए इलेक्शंस के हवाले से बातचीत होगी। और पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनकी ख्वाहिश है कि कतन रवां बरस बिल्कुल इंतखाबात ना हो, इस बरस हम अपने आप को सेटल करें, पंजाब के अंदर वो अपनी एक तरह से सीट एडजस्टमेंट वगैरह करें नून लीग के साथ, और अगले बरस ही इंतखाबात हों। तो उनकी ख्वाहिश तो ये है कि फौरी इंतखाबात ना हो। और कल गुज़िश्ता रोज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कहा कि जी उनको इमरान खान ने गुमराह कर दिया है। उसके अलावा अगेन हमने देखा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के अगेन एक सीनियर ऑफिसर को दोबारा टारगेट किया गया हुकूमती इत्तेहादी की जानिब से। तो लगता ऐसे है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी पूरी ये कोशिश है कि इंतखाबात जल्दी ना हो, पहले माहौल को साजगार बनाया जाए। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि नून लीग के अंदर ये सोच है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर जो भी मसाइल होंगे, महंगाई बढ़ेगी, जो दीगर मसाइल हैं, उसकी जिम्मेदारी या मलबा जो है वो ज्यादा नून लीग के ऊपर गिरेगा। इसलिए कि नून लीग का वोट बैंक आसिफ अली जरदारी के वोट बैंक से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी का एक मखसूस वोट बैंक है जो सिंध तक है। नून लीग का पंजाब के अंदर उनकी कोशिश है कि हम अपने वोट बैंक को बढ़ाएं भी और यहाँ से ज्यादा सीटें लेके आए, तो उनके लिए ज्यादा मसाइल हो सकते हैं अगर हुकूमत लंबी चली तो। जी हरमीत। अच्छा अतहर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हम इसमें देख भी रहे हैं, सिचुएशन ये है कि अगर हुकूमत जिस तरह इत्तेहादी, तो जिस तरह जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने भी कल यही फरमाया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अपने वक्त पर होने चाहिए। ऐसे में सख्त किस्म के इक़दाम करने होंगे, माशी बहरान से मुल्क को निकालना होगा। अगर सख्त इक़दाम करने होंगे तब भी आवाम जो है वो बिफर जाएगी। अगर हम देखें इस तरफ इलेक्शन की तरफ, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी कल फरमाया कि भाई गंदगी का टोकरा अपने सर नहीं रखना चाहते हैं, तो यानी मुस्लिम लीग जो है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। तो आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग जो है बहुत बुरी तरह फंस चुकी है? जरदारी ने फंसाया या खुद को खुद फंसा दिया, लेकिन इस वक्त अगर वो इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो फंस जाते हैं। देखिए ये इतने भोले नहीं है, ये इस तरह नहीं फंसते हैं। ये बड़ी मुकम्मल प्लानिंग से और तैयारी करके इन्होंने हुकूमत ली है। अपने आप को इन्होंने एनआरओ देना है। आप देखें शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन आते साथ अपने नाम जो है उन्होंने ECL से भी निकाल दिए। उसके साथ साथ FIA के जो अफसरान उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे उन सबको भी वहां से हटा दिया। तो मेरे जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये आए इसलिए हैं कि इन्होंने अपने आप को एक तरह से NRO देना है, और उस NRO के देने के बाद हालात ऐसे बनाने हैं, जो इलेक्शन इस्लाहात हैं, मैं बेसिकली जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस लेना है, EVM को ख़त्म करना है, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शंस की तरफ जाना है। तो मुस्लिम लीग नून भी जो है वो ये नहीं है कि एकदम से कोई ट्रैप में आ गई है, मिलजुल के इन्होंने इकट्ठी सारी मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग किया है, और वही उसी अपने ये जो कह रहे हैं, जिस आप कह सकते हैं उसी अपने काम पे लगे हुए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, रऊफ साहब ने भी जिक्र किया, कि जो इमरान खान का बयानिया है वो दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। ये इस पे बैंक नहीं कर रहे थे कि वो इतनी मकबूलियत हासिल करेगा, इसलिए कि महंगाई थी, गवर्नेंस के मसाइल थे, उस हुकूमत के बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन जिस तरीके से उसको फारिग किया गया उस हुकूमत को, उसके बाद जो अवामी रद्द अमल आया वो बहुत सारे हलकों के लिए एक तरह से सरप्राइज है। अब ये मसला बना हुआ है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। अतर ये बताइए कि ऐसे में जब ऐसी सूरत हाल हो, एक सेकंड हरमीत बस, जब ऐसी सूरत हाल हो, आर्मी चीफ की तैनाती आनी है, मतलब वो डेट आ रही है, करीब आ रही है, ये कितना ट्रिकी होगा इस मौके के ऊपर इस बात को कुछ हल करना? देखिए इस हुकूमत का मसला ये है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, कोई बड़े फैसले नहीं लिए। बड़े फैसले क्यों नहीं लिए? ये हुकूमत खुद भी अंदर से जानती है कि इसकी लेजिटिमेसी वो नहीं है। माजी में इमरान खान साहब ने धरना किया तो लोग कहते हैं जी 126 दिन बैठे रहे तो क्या हुआ।
लेकिन फ़र्क है, उस वक्त नवाज शरीफ एक पॉपुलर वोट लेके आए हुए थे, आप उसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आई, वो ये समझती है और हुकूमत के अंदर भी ये सोच है कि हमारे पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। ऐसे वक्त के अंदर अगर वो कोई भी अहम तैनाती करेंगे, यकीनन उसके ऊपर सवालात उठेंगे और यही वजह है कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि हो सकता है कि नई हुकूमत आ जाए और वो कोई तैनाती करे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, चाहे अदलिया हो या हमारे दीगर अदारे हों, उनको सियासतदानों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये कौमी इदारे हैं और फौज के अंदर जो भी सीनियर लीडरशिप है, मेरे ख्याल में वो सब कॉम्पिटेंट है। उनमें से कोई भी अगर जनरल आर्मी चीफ बनेगा तो वो हमारी ही फौज का जनरल है और उतना ही कॉम्पिटेंट है जितना कोई सेकंड पर्सन है। तो मेरे ख्याल में वो तो इदारों के अंदर मसला नहीं है, सियासतदानों की जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं उनकी लेजिटिमेसी का मसला। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू अतर बहुत फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। जैसे बात हो रही है, अतर भी ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल हमने उनसे यही किया था कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है, बाजवा साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि मुझे मज़ीद एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं उसके लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। कौन होगा आर्मी चीफ़, इसके बारे में कहा यही जाता है कि फ़ौज 3 नाम या 5 नाम भिजवाएगी वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म फिर उसमें से एक मुंतखब कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह था कि उससे पहले पहले इलेक्शन करवा दिए जाएँ, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अभी बाकी जमातें तैयार नहीं हैं और ख़ुद नून लीग भी एक फंसी हुई है इस मामले में। चलिए, ऑल तमाम सिचुएशन में हमारे पास अभी तक अब्दुल रऊफ साहब ये सवालिया निशान ही है कि पूरे मुल्क को इस हालत में छोड़कर सिर्फ एक थपकी लेने के लिए हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो वहाँ पर चले गए। अब वहाँ पर क्या फ़ैसले हुए हैं, आगे क्या होगा, इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम भाई। ब्रेक के बाद कौमी असम्बली के 20 मुनहरफ अरकान जिनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में PTI ने केस किया था और वो ये कहा था कि इनको नाअहल करार दिया जाए, डी-सीट किया जाए, उसके बारे में फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये प्ली उनकी रिजेक्ट कर दी है और ये कहा है कि सिर्फ मीटिंग्स में शिरकत से कोई मुनहरफ नहीं हो जाता। बात एक लिहाज से सही भी है कि इन लोगों ने चूँकि वोट कास्ट नहीं किया था PTI के ख़िलाफ़, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, और उनके बग़ैर ही जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। उन्होंने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर कर ली थी। ये लोग अगरचे अपनी हमदर्दियाँ रखते थे उनके साथ, लेकिन चूँकि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर इनको डी-सीट नहीं किया गया, नाअहली का मुकदमा आगे किया गया। अब आगे क्या सूरत हाल हो सकती है, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या केस आगे लेके जाएंगे PTI वाले और किस फोरम पे लेके जाएंगे, इस हवाले से वकास ब्रेस मारूफ कानूनदान है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम सर। वकास, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, वकास जो है उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, वो टेक्निकल वजूहात जो भी हैं उसे ठीक करने तक। अगर हम ओवरऑल इस सिचुएशन को देखें हरमीत, तो आप इस पर क्या देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब असम्बली की बात करें, वो पंजाब असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, ये तज़ब्ज़ुब की जो सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कोई इनिशिएटिव इस तरह का नहीं सामने आ रहा कि हम थोड़ा सा ठहराव दे के सियासत में थोड़ा किसी फैसले पर पहुँच जाएँ? देखिए, हम हमेशा ना सोहा यहाँ पे हमारे यहाँ ये रीत, ये रिवाज जो है वो जन्म उसने कब से लिए सियासत में। जब हम देखते हैं तो जब उनके हक़ में कोई फ़ैसले आते हैं तो तब वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब हक़ में ना आए तो फिर वो सारी चीज़ें बुरी हो जाती हैं, तमाम तर इदारे बुरे हो जाते हैं। ये चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो हमने माजी में देखा हो या आज हम देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उसी पर तो माजी में यही नून लीग जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाती थी, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी भी लगाती थी, और आज तहरीक इंसाफ की बारी है तो वो भी, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया, कल मैं उधर ही था इलेक्शन कमीशन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि तरह तरह के फौज चौधरी साहब से लेकर दीगर जो है फैसल वाडा साहब, तमाम दर वही इल्ज़ामात, वही वतीरा था। लेकिन हकीकत ये है कि आपके जो मुनहरिफ अरकान है, ज़ाहिर बात है वो मुलाकातें उनकी हुई हैं, उन्होंने हुसैन हाउस में वो रहे हैं, लेकिन
उन्होंने वोट नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है ना, इनके पास वो ठोस शवायद थे कि वो पेश करते तो तब जाके कुछ ना कुछ जो है इनको रिलीफ मिल जाता, लेकिन हमने वहाँ पे तमाम तर चीज़ों में नाकामी हुई। तो जाहिर बात है कि अब इनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ जाना, तो अब वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन बहरहाल कल इनको मायूसी हुई। और अब पंजाब में अगर हम देखेंगे तो पंजाब में भी इन्होंने, क्योंकि पंजाब में उनके कमेंट भी इस हवाले से ले लेते हैं। वकास, आपको क्या लगता है ये बड़ा एक क्लियर डिफरेंस है कि ठीक है आपने मुलाकात की लेकिन आपने वोट कास्ट नहीं किया, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, डिफेक्शन क्लॉज का जहां तक ताल्लुक है 63A1 का, वो तब तक अप्लाई नहीं की जा सकती किसी भी मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट पे until unless that person is going to cast his vote against the party line of action। जब तक वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगा तब तक डिफेक्शन क्लॉज उस पर अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर कोई शख्स जो है वो पीटीआई की तरफ से सिंध हाउस में चला जाता है या पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट मीडिया पे बैठ के क्रिटिसिज्म करता है या इख्तलाफ का इजहार करता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है एज पर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 63A1 की अगर हम बात करें कि उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास अप्लाई की जाएगी। ये मेरे ख्याल में बड़ा क्रिस्टल क्लियर बड़ी क्लैरिटी थी 63A1 के अंदर। लेकिन जब भी हम सियासी चश्मे पहन के कवानीन की तशरीह कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कवानीन की तशरीह उस हवाले से की जाती है कि जिससे हम अपने प्राइम मिनिस्टर को या पार्टी हेड को हम किसी तरीके से खुश कर सकें कि ये जो क्लैरिटी है या ये जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे हक में है। लेकिन 63A1 की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में जो कि इन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया था, अगर अदम एतमाद में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट कास्ट करते तो अल्टीमेटली इन पर डिफेक्शन क्लास अप्लाई होती। जो पार्लियामेंट्री हेड था, जो इमरान खान साहब थे, वो जो डिक्लेरेशन स्पीकर को भेजते उस डिक्लेरेशन पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मनोवन अमल भी करती और इनको डी सीट भी करती। लेकिन ये तमाम का तमाम प्रोसेस देखे तो इसमें मंजिरा था, इसमें इंटेंशन थी, इसमें लेकिन अवर्ट एक्ट ऑफ बॉडी एक्शन नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें, आई मस्ट से दिस इज ऑथेंटिक डिसीजन, एक साउंड डिसीजन है और स्पीडीली एक्टिवली एक्सपीडिशियसली इसको डिसाइड कर दिया गया। और ये जो आज का इलेक्शन कमीशन, अगर माजी के इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 4 हल्के थे, 126 दिन का तवील तीन पाकिस्तान की तारीख में धरना था, रोड्स पे लॉन्ग मार्च थे, लेकिन फिर भी वो नहीं खोले गए, फैसले नहीं किए गए। लेकिन हम देखते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के सामने जो दोहरी शरीयत के मामले हैं, फॉरेन फंडिंग केसेस के मामले हैं और दूसरे भी मामले हैं, अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो नून लीग से रिलेटेड है, पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है, पीटीआई से रिलेटेड है, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यू पावर्स हैं आइन के अंदर एनंसिएट और न्यूमरेट की गई हैं, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से और एक्टिवली एक्सरसाइज किया जा रहा है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर हम सियासी चश्मे या सियासी आइन के पहन के इसकी तशरीह करेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को, आइन को ढालने की कोशिश करेंगे। और अगर हम मेरिट पे विदाउट प्रेजुडिसिंग टू द मैटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो फिर जो फैसला दिया गया है वो जबरदस्त था, जो कि डिफेक्शन अप्लाई ही नहीं करती, वोट कास्ट ही नहीं किया गया था। एक चीज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का शहबाज शरीफ साहब एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर नामजद किए गए थे कैंडिडेचर, और सेकेंडली जो शाह महमूद कुरैशी अगर ये इलेक्शन का बाइकाट ना करते और यही 20 अरकान अगर शाह महमूद कुरैशी को वोट कास्ट ना करते तो फिर भी इन पर डिफेक्शन क्लास अप्लाई की जा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में इनका जो मशवराती ग्रुप है, कानूनी टीम है, इन्होंने इनको गाइड ही नहीं किया। इस तरीके से इनको डी सीट करवाया जा सकता था, घर भेजा जा सकता था। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये फैसला दे देती कि ये जो इनकी नाहली है वो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इन पे बार है कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो मेरे ख्याल में दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन, द मूव ऑन द पार्ट ऑफ पीटीए। लेकिन उन्होंने ये तो एक्ट नहीं किया और ये जो फैसला है ये तो कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक ही दिया गया है। अच्छा जी, अब सवाल करें या हम ब्रेक पे चले जाएं, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो सवाल करना चाह रहा हूं, हम देख लेते हैं। हम तो बहुत सारी खबरें देते हैं आवाम को, लेकिन कुछ खबरें हमारे न्यूज़ कास्टर भी देते हैं। तो इस दफा अब जो है बीच में ये ब्रेक जो है, आप जरा खबरें सुने, ताज़ा तरीन क्या है, हम वापस आते हैं, फिर मुलाकात करते हैं इसी प्रोग्राम में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। मतलब ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आपको सेकंड चांस मिल सकता है। हमारे पास चांस है कि इस पूरे घंटे में हम आपको एंटरटेन भी करें, बाखबर भी करें, बट ऑल द ऑब्जर्व साहब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन, यंगस्टर्स खास तौर पर अगर हम देखें तो सुबह सुबह उठते हैं और हम तैयार हो जाते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है,
हमने इससे लड़ना है, हम सिपह सलार बन जाते हैं, हथियार उठाते हैं और सारा दिन बस चलते 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 जंग लड़ते रहते हैं। बिकॉज हमने सुबह सुबह ये ज्यूम कर लिया होता है कि ये जंग है, मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी और हमने इसको ऐसे ही ड्राइव करना है। तो ये जो नाउमीदी का आंसर है हमारी ज़िंदगी में, अगर सुबह सुबह ऑप्टिमिस्ट होके अच्छे से दिन का आगाज़ करेंगे तो अल्टीमेटली गुमान अच्छा होगा तो चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। लेकिन ये जो अच्छा गुमान है, मतलब ये जो उम्मीद है, अब दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे नौजवानों में इतनी कम और नापैद क्यों हो गई है? बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़े मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, जो एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मैं तो मुझसे तो पूछा जाएगा तो मैं तो इस तरह के कहूँगा, लेकिन और बहुत से फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स जो हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे चल के बेहाल में पूछते हैं वो क्या समझ रहे हैं और फिर इसका हल क्या है। अल्लाह ताला जब बार बार फरमाते हैं कि किसी भी सूरत में मायूस ना हो, तुमने लौट के मेरी तरफ आना है, मैं तुम्हें आजमाता हूँ। तुम्हें कभी फलों की कमी होती है, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुराक की कमी होती है, कभी हालात ऐसा पलटा खा जाते हैं कि मायूसी आने लगती है। लेकिन तुम्हें ये सोच के रखना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल सकता है और ज़रूर बदलेगा। सिर्फ यह कि तौबा का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग से भी ज़्यादा हो तब भी तुम माफ़ी मांगो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? डॉक्टर साहब से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, चारों तरफ देखा जाए तो मायूसी बहुत ज़्यादा है और मायूसी में नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जकड़े चले जा रहे हैं। यही जो सवाल था यहाँ पे कि नौजवानों में इतनी मायूसी क्या, और फिर निकलने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नौजवान क्या करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें तो इशारतन आपने और जो हमारी बिटिया जिन्होंने इंट्रोडक्शन किया उन्होंने बात की है। देखिए, एक शख्स है, हम उसे कहते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा इस सड़क पर चलो, और जब वो चलता है तो उससे चला नहीं जाता। और हम उसे कहते हैं देखो हम तुम्हें कितने अच्छा बात बता रहे हैं, तुम्हें सीधा चलना चाहिए, तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आपने कहा। हम ये नोट नहीं करते कि उस बेचारे की टांग टूटी हुई है, बचपन में उसकी टांग टूट गई थी और उसकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है। उसका दिल चाह रहा है सीधा चलने को, आपकी भी ख्वाहिश है, आप हम सब तमन्ना करते हैं और सीधा चलना ही अच्छी बात है, मगर वो चल नहीं सकता इसलिए कि उसकी टांग टूटी हुई है। हम सब अपनी एडल्ट जिंदगी में जैसे बिहेव करते हैं इसका ताल्लुक मारूजी हालात से तो जरूर होता है। जैसे अब्दुल रऊफ साहब ने फरमाया, रऊफ साहब ने, कि जी जो हमारे बाहर के माशी हालात हैं, जो हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये सब चीजें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन इन सब की बुनियाद उस तरबियत के निज़ाम से जुड़ी हुई है जो बच्चों को पैदा होने से लेकर 10, 12, 13 साल की उम्र में दी जाती है। क्योंकि एक ज़माने में किताबों में पढ़ के मैं ये लोगों को बताया करता था कि बच्चा जो है वो बिल्कुल एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है और पैदा होने के बाद फिर उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। लेकिन मुझे भी रिसेंटली ये बात पता चली है कि सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता, उसका मदरबोर्ड बनता है। मदरबोर्ड पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र, शायद इसीलिए जो निगहदाश्त कर रही होती है उसको मदर कहते हैं, तो यानी वो मदरिंग करता है, तो ये शायद इत्तेफाक ही हो। तो अब ये है कि हम जिस हालात जो, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ खास तौर पर किसी किस्म की तरबियत का, और तरबियत जो मुआशरे में एडल्ट लाइफ को प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, तरबियत का उसके साथ कोई जोड़ नहीं है। जिस तरबियत, तालीम के नाम पर जिस तरबियत के निज़ाम से हम बच्चों को गुजारते हैं, उस तालीम का और उस तरबियत का एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स के हैंडल करने से कोई ताल्लुक नहीं है जो उसको एडल्ट लाइफ में आएंगे। तो इसलिए जब वो एडल्ट लाइफ में आता है तो एक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती है। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग जिनकी खानदानी रवायात मौजूद हैं, जिनको ऐसे पेरेंट्स मिल जाते हैं और ऐसा माहौल और ऐसी तरबियत मिल जाती है और ऐसे इदारे मिल जाते हैं जिनके अंदर इन बातों की अवेयरनेस है, वो तो उनका एडवर्सिटी कोशेंट हाई हो जाता है और वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप एकदम किसी को तैरना सिखाए बगैर समंदर में छलांग लगा देते हैं तो उस बेचारे को कुछ पता नहीं चलता कि उसने हाथ कैसे मारने हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये कहिएगा कि आप की जो मिसाल है, मैं उसी पे सवाल करना चाहती हूँ। आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर और आजकल नौजवानों को खास तौर पे जब वो नाउमीद होते हैं ना, तो ये जो अल्फाज की थेरेपी है बस यही चाहिए होती है। बाज़-औक़ात आपके क्लिप्स को बहुत सारे लोग देख के मोटिवेट हो जाते होंगे, अच्छा जी प्रोफेसर साहब ने ये बात की थी, इसका मतलब प्रोफेसर साहब की ये बात मेरी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट होती है। बट ऑल दो जिस रास्ते की और टारगेट की आप बात कर रहे हैं उस पर वो जो चल रहा है इंसान, वो लंगड़ा है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, वो सीधा चलना चाहता है, लेकिन उस पर उसको सहारे की मुसलसल ज़रूरत होती है। मतलब वो ये आजकल के नौजवान ये ज्यूम करते हैं कि दे नीड टू रिलाई फॉर देयर हैप्पीनेस
लाइक वो दूसरों पर रिलाई करते हैं ना। मतलब ज़्यादातर नौजवानों को हमने देखा है कि भाई हमें खुश करना है हमारे रिश्तों ने, हमें साथ देना है, हमारा साथ देना है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई काम नहीं करता, मुझे अपने वर्क सर्कल में कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मुसलसल जो रिलाई करने वाला सीन है इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं मास्टर में? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस, सक्सेस एंड यू नीड टू बी। जी देखो बेटा, बात यह है कि इंसानी दिमाग इस तरीके से काम नहीं करता। जो हमारे दिमाग की बुनट है और जो हमारे अंदर न्यूरोनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से काम करता है कि जब वो बन रहा है ना, यानी जो मैंने एक कट ऑफ लाइन बताई है कि 0 to 7 years ऑफ एज, इस उम्र में तो आप इर्द गिर्द के माहौल में जिस तरह की तब्दीली ले आएंगे उसके नतीजे में ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट, उसका मदरबोर्ड, उसका जिसको हम पैटर्न्स कहते हैं वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन एडल्ट के सिलसिले में 95% टाइम वो अपने हैबिट ब्रेन पर काम करेगा जो पहले से बने हुए हैं। और जनरली नसीहत काउंटर प्रोडक्टिव होती है और ये जो सो कॉल्ड हम मोटिवेशन और ये सब बातें कहते हैं ये बहुत दफा एक्चुअली फायदा देने की बजाय काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि जब वालिदैन बच्चे को बार बार कहते हैं तुम सुबह क्यों नहीं उठते, तुम सुबह क्यों नहीं उठते, देखो सुबह सारे परिंदे भी उठते हैं, फला जगह भी ये कहा सुबह की सैर, तो उससे चिड़चिड़ापन पैदा होता है। देखें जो एडल्ट है, एडल्ट 95% टाइम अपने हैबिट ब्रेन पर काम करता है, लेकिन एक 5% की विंडो मौजूद है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन। आपके सवाल को मैं नैरो करके ये अर्ज करता हूं कि जो एडल्ट है वो नसीहतों से चेंज नहीं होता, वो तकरीरें सुनने से चेंज नहीं होता, वो सिर्फ उस वक्त चेंज होता है जब वो फैसला करे कि मैंने चेंज होना है, जिसका नाम कॉन्शियस ब्रेन। लिहाजा जो ट्रेनर है, मेंटोर है और जो तरबियत का निजाम है, तरबियत के निजाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको नसीहतें करें। तरबियत के निजाम की ये जिम्मेदारी है कि तरबियत करने वाला मेंटोर अपने रिलेशनशिप को उस एडल्ट के साथ इतना स्ट्रॉन्ग करे कि उस रिलेशनशिप या उर्दू में जिसको कहते हैं मान, उस मान की बुनियाद पर वो इस बात पर कायल हो जाए कि मैं चेंज होने की कोशिश करूंगा। सिर्फ मेंटर इतना कर सकता है, मेंटर उसको चला नहीं सकता, उसको ये कह सकता है कि वो आई होप कि मैं बात अपनी क्लियर कर सका हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी 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 जरूर। एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे तो वो कंटेक्चुअल लर्निंग कर लेंगे। फर्ज करें आप 3 साल के बच्चे के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि दादा अबू सुबह सुबह एक किताब निकालते हैं और निकाल कर उसको चूमते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, जो अम्मी हैं उनकी अलमारी के पास भी किताबें पड़ी हैं, वो पढ़ती हैं, और जो बड़ा भाई है वो भी किताबें पढ़ रहा है, और घर के अंदर एक कमरा मौजूद है जिसमें अलमारी में बेशुमार किताबें पड़ी हैं और घर में सब लोग कुछ ना कुछ वक्त जाके वहां किताबें पढ़ते हैं। अब इस बच्चे को किसी नसीहत के बगैर किताबों के साथ एक ताल्लुक डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों को तो सिखाने का ये तरीका है, लेकिन एडल्ट्स को सिखाने का ये तरीका नहीं है। साइंस इसको सपोर्ट, एडल्ट को सिखाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप एडल्ट के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो कि वो उस रिलेशनशिप की बुनियाद पर इस बात पर तैयार हो जाए कि वो खुद चेंज होगा। ठीक है हरमीत। जी 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 प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं कि मैं लास्ट ईयर में अपने गांव की तरफ गया और वहाँ पे मैंने देखा कि नौजवान जो एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मैंने देखी वो खुदकुशियों बहुत सारे ने की, बहुत सारी सोच रहे थे, बहुत सारों को हमने मोटिवेट किया, लेकिन चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। नौजवानों में ये फैक्टर भी बड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? क्या ये मोबाइल में जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है और मुख्तलिफ चीज़ों की जो डिमांड है, फिर ज़ाहिर बात है कि जब हम तस्वीरें देखते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं नौजवान जो है इनकी जज्बात जो हैं ये भी चाहते यही हैं कि इनकी लाइफ भी इसी तरह गुजरे जो ये मोबाइल में सारी चीज़ें दिख रही हैं। कि ये वजूहत है या कुछ और वजूहत है जो खुदकुशी के जो रुझान है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़ासकर देही इलाकों में भी बढ़ रहा है? सर जी सही कह रहे हैं। अच्छा हरमीत, हमारे पास कितना टाइम है ताकि मैं अपनी बात को उसी के हिसाब से वो आप बोलिए जी जी। अच्छा, मैं आप बात करें सर, बात करें। हाँ बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब एक हकीकत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिसको हम ट्रूथ कहते हैं। अच्छा, वो जो पूरी दुनिया की कायनात के अंदर वो ट्रूथ सारा तो हमें नहीं पता, कुछ जो ट्रूथ है वो ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आ गया है। जैसे बादल आए तो मुझे नजर आ गए, पहाड़ मुझे नजर आ गए, और कुछ जो ट्रूथ है वो मेरे बिलीफ सिस्टम की वजह से मुझे पता है, जो सही भी हो सकता है, जो गलत भी हो सकता है। इसकी बुनियाद पर हम में से हर शख्स का, रऊफ साहब का, इस बिटिया का, हरमीत आपका और मेरा एक वर्ल्ड व्यू बना हुआ है, यानी चीजों के बारे में मेरी एक अपनी राय बनी हुई है जो कि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ट्रूथ के ऊपर यानी उसके ऊपर मुंतबिक हम कर सकें या कुछ हिस्सा कर सकें। अच्छा, ये जो मेरा और आपका वर्ल्ड व्यू बनता है, ये जिस बुनियाद पर बनता है
वो बुनियाद वही है जिस बुनियाद पर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क भरी जाती है, यानी बाहर से डाटा आता है। वो डाटा जो है जिस फॉर्म में भी आएगा वो मेरे अंदर बचपन से इकट्ठा हो रहा है, और उस डाटा को प्रोसेस करने का मेरा एक अपना दिमाग है। वो मेरी प्रीवियस प्री कंडीशनिंग को, जो कि मेरे बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड होगी, उसकी वजह से मेरा एक वर्ल्ड व्यू बना देगा। अनफॉर्चुनेटली जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, इनके पास जो इनपुट डाटा आ रहा है, ये डाटा अनफिल्टर्ड डाटा है, अनगार्डेड डाटा है। ये बिल्कुल इस हिसाब से नहीं आ रहा कि उस डाटा की किसको जरूरत है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बहुत ज्यादा डाटा आ रहा हो, लेकिन साथ ही हमारा कॉन्शियस लेवल भी इंप्रूव कर रहा हो, हमारी बीइंग भी साथ साथ ग्रो कर रही हो, और साथ साथ ये डाटा भी बढ़ रहा हो, तो हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है कि हम उसको खुद ही फिल्टर करके अपने लिए बेटर जो असल वर्ल्ड व्यू है वो सही बना लेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि इंसान को डेवलप करने की तरबियत का कोई निजाम नहीं है। सिर्फ जावेद इकबाल की बॉडी अब 5 फुट 9 इंच की बन गई है, लेकिन अंदर से उसकी बीइंग डेवलप नहीं हुई। सिर्फ ये है कि वो बूढ़ा हो गया है मगर वो बुजुर्ग नहीं बना अभी, इसलिए कि उसकी बीइंग डेवलप नहीं हुई। और डाटा इतना ज्यादा आ रहा है, तो अब जब इतना ज्यादा डाटा आप अंदर डाल देंगे तो दिमाग के अंदर जो हमारा वर्ल्ड व्यू बनेगा, वो वर्ल्ड व्यू लस्ट बेस्ड होगा, वो डिजायर बेस्ड होगा, वो उर्दू में जिसे कहते हैं ना, यानी वो नफ्स की बेस पर होगा, फहम की बेस पर नहीं होगा। एज अ रिजल्ट दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, और उस खिचड़ी के अंदर साइकेट्री के लोग ये बताते हैं कि जब बंदे को ये समझ में ना आ रहा हो ना कि मैं लाइफ को कैसे गुजारूं, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है जिसका नाम है क्विटिंग टेंडेंसी। आपने देखा होगा कि आपके चैनल में कई लोग ऐसे होते होंगे, कहेंगे मैं यहां काम ही नहीं करता, मैं यहां से छोड़ता हूं। कुछ ये कहते होंगे मुझे इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दे। जब ये क्विटिंग सेंसेशन बढ़ती है ना, तो वो कहता है मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। अच्छा, फिर ऐसा करो, मुझे मैं इस्तीफा देता हूं। और जब उसकी एक्सट्रीम फॉर्म होती है तो बंदा कहता है मैं जिंदगी से इस्तीफा देता हूं, यानी कि मैं खुदकुशी करता हूं। ये एक एल्गोरिथम है जो कि क्विटिंग टेंडेंसी से शुरू होकर फिर क्विटिंग द लाइफ तक चला जाता है। मैं अपनी बात को जस्ट एक फिक्रे में समराइज ये करना चाहता हूं कि हम जिस हिसाब से एक इंसान की देखभाल एक फर्द, एक मुआशरा और इस पूरी ग्लोबल एनवायरनमेंट को करनी चाहिए, वो उस तरीके से एक फर्द की निगहदाश्त नहीं हो रही। फर्द की निगहदाश्त में फर्द एक इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक नीड का। फेसबुक आपको मुफ्त इसलिए दी गई है कि फेसबुक का जो मटेरियल है, जो ईंधन उसके अंदर जल रहा है उस भट्टी के अंदर, वो ईंधन मैं और आप हैं, मेरा और आपका डाटा है जो कि एक्चुअली उसका ईंधन है। इस सारे में वो जो जलने वाली लकड़ी है वो तो जल के भस्म हो जाएगी, लेकिन उसमें से जो हीट निकलेगी, आई होप कि मैं मेटाफोरिकली इस बात को एक्सप्लेन कर सका हूं। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अननेसेसरी डाटा आ रहा है। इस डाटा को असिमिलेट करने की हमारी जो अंदर एबिलिटी है, उसको डेवलप करने का ना जाती तौर पर कोई इंतजाम है, ना कोई इज्तिमाई तौर पर इंतजाम है, जिसके नतीजे में ये सब वेरी वेल जी बड़ी तफसील से आपने बात की है। और बिल्कुल आपने बताया कि डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले ज़रा ज़माने में हम मुआशरे में देखें तो हमारे उस्ताद का जो रोल था या एक बुज़ुर्ग का जो रोल था वो ये अपना लेता था। वो इतना ही डेटा देता था और उस डेटा जितनी उसको ज़रूरत होती थी, हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक डेटा देता था, और उसके साथ ये होता था कि एक तरबियत का भी निज़ाम था। अब ये दो चीज़ें तो तकरीबन मफकूद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो ये फरमाइए कि उसका मुतबादल अब क्या किया जाए, किस तरीके से बच्चे को या जवान को या ज़रा थोड़े से बड़ी उम्र के बंदे को वो सहूलत प्रोवाइड की जाए जो उस बुज़ुर्ग की जगह ले सके या उस उस्ताद की जगह ले सके। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपका मेडिकल फील्ड का ताल्लुक है। अगर ये जो खुदकुशियों वाले लोग हैं, क्या इनका इलाज सिर्फ दवाइयों से मुमकिन है? दो तरीके हैं, एक तो नफ्सियातदान होंगे जो उनको थेरेपी देंगे, उनको मुख्तलिफ तरीके से सजेस्ट करेंगे, दूसरे दवाइयाँ देंगे। तो आप कौन सा सजेस्ट करते हैं, कौन सा तरीक़ेकार बेहतर होगा? शुक्रिया। देखिए, जो आपका पहला सवाल है ना, उसके जवाब में मैं आपको अपनी ज़ाती तजुर्बा अर्ज करना चाहता हूँ। मैं प्रिंसिपल था कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का, साथ मेडिकल एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया और मैं सॉफ्ट स्किल वगैरह पढ़ाता था। जब मैं रिटायर हुआ, मैंने महसूस किया कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि जो मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है, मैं दुनिया से जाने से पहले ये आगे किसी को पेश करके जाऊँ, बता के जाऊँ। तो मैंने ये इस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब मैं इस नतीजे, मेरी एज 61 हो जाएगी 29 मई को। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि, और शायद इसमें आपके सवाल का जवाब भी हो,
कि जो कुछ इस मुआशरे में हो रहा है, मुझे उसके लिए क्या करना है अपनी हम्बल कैपेसिटी में। तो मैंने अपने लिए ये फैसला किया है कि जो लोग 30 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, वो पत्थर की सिलें बन चुकी हैं। उन पत्थर की सिलों के अंदर से आप मुजस्समा तराश सकते हैं, लेकिन आपको बहुत उनकी छेनी थोड़ी से बहुत ज्यादा तराशना पड़ेगा। अलबत्ता जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, वो टारगेट किए जा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए जो जितनी रह गई है इस मुआशरे में, जो अपनी एक हम्बल कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, उसके लिए यह फैसला किया है कि मैं पोटेंशियल पेरेंट्स पर मैं जो पैदा हो चुके हैं बच्चे, मैं उनके पैटर्न में भी मेरी अकल ये कहती है कि बहुत मुश्किल होगा उस पर करने का। हाँ, हम फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल पेरेंट्स के साथ बैठ के उनको इस बात पर तैयार कर सकते हैं, यानी वो बच्चियां जो 9वीं 10वीं में पढ़ती हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर मैट्रिक वगैरह में हैं, उनसे ये उनको लाइक एन एडल्ट बताया जा सकता है कि कुछ अरसे के बाद आपकी गोद में इस जनरेशन की कंटिन्यूएशन का जो आइकन है, एक अल्लाह का तोहफा आपकी गोद में आने वाला है। मेहरबानी करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वो आपकी गोद में आएगा तो आपने क्या करना है जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक बेहतर फर्द आएगा। मैंने अपने लिए ये फैसला किया है कि मैं एक्चुअली पोटेंशियल पेरेंट्स को टारगेट करूंगा। इसलिए मैं बहुत हाई फाई ट्रेनिंग्स, बड़े बड़े हाई टेक की कॉन्फ्रेंसेस की बजाय मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्कूल में जाकर स्कूल के मास्टरों को, स्कूल की उस्तानियों को, और उनको जाके उन बच्चों के लिए प्रिपेयर करूं कि जो अभी पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, जिनको आने वाला है। मेरे ख्याल के अंदर, मेरी महदूद कैपेसिटी के अंदर, जो इस वक्त मुआशरे के अंदर आपने ईंटें इतनी टेढ़ी रख दी हैं कि अब जितनी ऊपर दीवारें लगाएंगे वो पिज़्ज़ा का मीनार बनता जाएगा, और जितना वो ऊपर होगा। हाँ, अलबत्ता, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये कोशिश करूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मतलब बड़ी तफसील से बता दिया। और आप ये कह रहे हैं कि वो नौजवान जिन्होंने मुस्तकबिल शुरू करना है, जिन्होंने पेरेंट बनना है, उनके ऊपर तरबियत की जाए। लेकिन और भी बहुत सी ज़रूरत है, ज़रा बड़ी उम्र के लोगों को, उनके लिए भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अब तो ये आसानी हो गई है कि आपको मोटिवेशन स्पीकर जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, जैसे सरफराज अहमद शाह साहब हैं, इनकी बातें मिल जाती हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। उनसे इस्तेफादा करें, उनको देखें और अपनी ज़िंदगी से नाकामी को, मायूसी को जड़ से उतार फेंकें। और ये आप कर सकते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि 30 साल से प्लस जो लोग हैं, अगर वो भी ये सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता, तो कभी भी किसी भी वक्त अपनी नामुमकिन पर और अपनी ज़ात पर आप काम शुरू कर सकते हैं। तो आप काम करना शुरू कर दें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे उम्मीद है कि रात को भरपूर नींद लेके सो के उठ के सुबह अच्छे से आपने अपने दिन का आगाज़ किया होगा। लेकिन ये वाकई क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपने नींद पूरी ली है? 4 से 5 घंटे की नींद हमें लगता है कि आजकल इनफ है। और अब्दुल रऊफ साहब, एक और अहम बात, आप कभी किसी से कहीं आपको इनवाइट करे दावत पे, वो हमेशा आपको डिनर पे इनवाइट करेगा। कभी किसी ने आपको नाश्ते पे इनवाइट किया, कभी किसी ने आपको लंच पे। बहुत कम ऐसा होता है। हैबिट चेंज हो गई है ना, हैबिट चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मतलब रातों को जागना हमारे लिए अब एक फैशन बन गया है। जगराता करना है। अभी रमजान गुजरा है तो वो तो चले हमें पता था कि हमने सहरी करनी है, रातों को जागना है। बट ऑल दो हमारे नौजवानों के पास 1001 एक्सक्यूजेस हैं रात को जागने के, लेकिन इसके क्या नुकसान आते हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे आज। ठीक है, बिल्कुल। मतलब आपकी जो स्लीप पैटर्न है, उसके अंदर बहुत सी बातें कही जाती है। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि दिन में यानी 24 घंटे में आपके कम से कम 3-4 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आप डीप स्लीप में जाएं। अच्छा, जो हैबिट तब्दील हुई उसकी वजह से ये होता है कि डीप स्लीप में जाने का टाइम कम मिलता है, और जब डीप स्लीप में कम जाएंगे तो फिर आपके यहाँ एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और जो हम पहले बात कर रहे थे, आदमी जहनी सेहत का भी शिकार होगा, जहनी बीमारी का भी शिकार होगा। वो ये कहते हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपकी हो जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप खाएंगे भी ज़्यादा, आप मोटापे का भी शिकार होंगे, आपका वेट बढ़ेगा, और आपके अंदर ऐसी एक बेतवाज़नी पैदा होगी जो पूरे निज़ाम को ख़राब कर देगी। और ये सारी बातें अब्दुल रऊफ साहब देखिए हमें पता भी हैं। चलें हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब को तो देखिए लाइफ एक्सपीरियंस है, वो तो शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि उनकी रूटीन बहुत अच्छी है, बड़े वो अपनी चीज़ों को लेके ऑर्गेनाइज्ड हैं। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। 11 बजे चाय आएगी, 12 बजे पूरी चाय लेके आ जाना। अभी ब्रेक में यही कह रहे थे अब्दुल रऊफ साहब। तो उनको पता है कि चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज करके ज़िंदगी में चल रही है। महरीन हमारे साथ है, डॉक्टर महरीन,
स्लीप एक्सपर्ट है। मेरीन, ये कहिएगा कि आप ये सारी सिचुएशन देखती हैं कि हमें पता है 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, सुबह अर्ली राइजर होना चाहिए, और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, बच्चों को, नौजवानों को मैक्सिमम चीज़ें पता है, बट ऑल दो फिर भी हम इस पर काम नहीं करते और फिर मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन का शिकार भी हो जाते हैं, हम एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हमारे माशरे में आम हो गई हैं। इसकी बेसिक वजह नींद ना लेना है। हम क्यों नहीं इस पर काम करते? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बिल्कुल सही जिसको कहते हैं ना, आप लोगों ने इसका इनिशियल फ्रेमवर्क ले किया है। हमने, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि हमने वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उसके साथ जो लाइफस्टाइल डिजीजेज आती हैं, वी आर नॉट, अभी हम तैयार नहीं हैं, इक्विप्ड नहीं है कि हम उन लाइफस्टाइल डिजीजेज से डील करें। दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेट पे या हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हुए भी व्हाई डू वी नॉट फॉलो इट? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो 3 ईयर ओल्ड की तरह होता है, और एक 3 साल के बच्चे को आप कहें कि एक्टिविटी करे या एक बोरिंग सी चीज जो कि नींद, जो कि है बहुत फायदेमंद लेकिन एक बोरिंग हैबिट है, वो भाग के कोई एक्टिविटी करेगा। सो स्लीप और गुड स्लीप एक पहली आदत होती है जो आपका ब्रेन बहुत जल्दी भूल जाता है, एंड यू रियली हैव टू वर्क ऑन टीचिंग योर ब्रेन। सिखाना पड़ता है बार बार उसे कि ये एक बहुत अच्छी और बहुत फायदेमंद आदत है। और तमाम बीमारियां अब रिसर्च ने प्रूव करना शुरू किया है कि उनकी जड़ निकलती है नींद का ना ठीक होना या ना ठीक आना। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक बोरिंग हैबिट है एंड योर ब्रेन इज लाइक अ 3 ईयर ओल्ड, वो फौरन से भूल जाता है उसको। सो यू रियली हैव टू वर्क ऑन इट। मेरी क्या किया जाए वो लोग जिनको नींद ना आती हो, और वो यानी क्या ये करें कि अपने सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को एक साइड पे रख दें, अपने कंप्यूटर को बंद कर दें, अपने कमरे को डार्क कर लें, क्या करें, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, नींद इतनी जरूरी है ना कि मतलब जैसे मैंने बताया कि तमाम बीमारियां इससे शुरू होती हैं। तो गुड स्लीप में पहले तो 2 चीजें हैं। एक तो मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगी कि पहले कहा जाता था कि घंटे, द आवर्स ऑफ स्लीप यू गेट 6 से 8, जो कि बहुत मुश्किल है हम सब के लिए, लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारी कमिटमेंट सुबह जॉब के साथ। हम कहते हैं कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी तो ना सिर्फ ये कि क्वालिटी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चीज कहते हैं जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। हम कहते हैं कि हम स्लीप हाइजीन के एक बूट कैंप से पर्सन को गुजारते हैं, जिसमें होता है कि आपका कमरा वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहां जाते ही आपको नींद आए। अपना लैपटॉप मत कीजिए, कमरे में काम करना है, एक डेस्क रखें उस पर। बिस्तर में ट्रस्ट योर बॉडी क्लॉक। बहुत से लोगों को घड़ी बार बार देखने से एंजाइटी होती है, क्योंकि क्या होता है, नींद आ नहीं रही होती। अगर इंसोम्निया हो रहा है, वो घड़ी देखते हैं, वो कहते हैं 3 घंटे रह गए हैं, अब तो सिर्फ सुबह काम पे जाना है और अब तो सिर्फ 3 घंटे की नींद होगी। ये सोच उनकी उस 3 घंटे की नींद को भी अपसेट कर देती है, दैट पैटर्न ऑफ एंजाइटी। हम उसमें कहते हैं आप अलार्म लगा के घड़ी टर्न कर दें अपनी, और अपनी बॉडी क्लॉक को ट्रस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी क्लॉक के मुताबिक आपको 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और नींद नहीं आ रही, कमरे में एक चेयर रखें एंड गो सिट ऑन अ चेयर एंड डू अ बोरिंग हैबिट। जिस तरह से कोई बोरिंग रिसाला पढ़ें, डिम लाइट करके कोई बोरिंग चीज करें, कोई एक्साइटिंग मूवी ना देखें, नथिंग दैट एक्साइट्स यू। एक्सरसाइज के हवाले से बहुत लोगों का ख्याल होता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे और फौरन से थक के सो जाएंगे, which is again a myth. That is not how exercise works. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे फौरन से हमारा हार्ट जो है, एंडोर्फिन्स जो कि एक्साइट करने वाले हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं और हार्ट रेट हमारा तेज होता है। तो एक्सरसाइज के 2 से 3 घंटे बाद नींद आएगी। वो इमीडिएटली आपकी बॉडी एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में होती है। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद। हम एक टी ड्रिंकिंग नेशन है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो चाय पी के सो जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। शोर कुछ नहीं होता, शोर कुछ नहीं होता, क्योंकि हर किसी की बॉडी हर किसी की बॉडी चाय से डिफरेंटली, टी एंड कैफीन से डिफरेंटली रिएक्ट करती है। वो कई दफा इमीडिएटली तो उन्हें वो नींद आ जाती है, लेकिन क्या होता है, 4 से 5 घंटे बाद एकदम आंख खुलती है और फिर इंसान सोचता है ये आंख क्यों खुली। फिर क्योंकि बॉडी को कुछ होता है कि कोई वजह होगी, तो हमें होता है कि शायद बाथरूम जाने के लिए खुली थी, शायद चले फोन चेक कर लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट टी यू हैड
4 से 5 घंटा पहले वो अब किक इन कर रही है। अच्छा डॉक्टर मेरीन, हम हरमीत तो- से पूछे थे, हरमीत आप किन लोगों में से हैं? चाय पी के आपको नींद आती है या फिर नहीं आती? हाँ, कमाल की नींद आती है। वैसे मेरी नींद बहुत कमाल अच्छी की है, नींद मैं नजर ना लगे, लेकिन मैं मैं अगर 9 बजे चाहूँ तो सो जाता हूँ, चाय पी के भी सो जाता हूँ। अच्छा महरीन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दिन भर काम करते हैं, थके हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिल्स भी लेते हैं कि चलो नींद आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद नींद नहीं आती। इसकी क्या वजूहत? देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो एक प्रैक्टिस हम ख़त्म करना चाह रहे हैं या उसको चेंज करना चाह रहे हैं, हमारे मुल्क में ना ओवर द काउंटर पिल्स मिल जाती हैं और वो गलत पिल्स होती हैं। स्लीपिंग एड्स कहा जाता है, लेकिन वो स्लीपिंग एड होती नहीं है, वो एनेस्थेटिक्स होती हैं। वो नम करने के लिए या समझे ऑपरेशन से पहले जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए दी जाती हैं। अब वो नींद की दवाई है नहीं और आप वो ले रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा एक तो मॉडर्न दवाइयाँ आ गई हैं जो कि एडिक्शन कॉज नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो कि, क्योंकि डिफरेंट दवाइयों के डिफरेंट डोजेजेस डिफरेंट टाइम पे काम करती हैं। वही दवाई अगर मैं आपको एक खास वक्त पे दूंगी तो वो आपका जेट लैग ठीक करेगी, अगर एक खास मिकदार में दूंगी तो आपका इंसोम्निया क्योर करेगी। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि प्रोफेशनल हेल्प लें। देयर आर प्रोफेशनल्स आउट देयर, उनसे हेल्प लें। हो सकता है कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो जो कि मिस आउट हो रही हो। इंसोम्निया अगर है तो आया क्यों है, उसकी डायग्नोसिस कराएं, एक स्लीप स्टडी कराएं, टेस्ट कराएं, पता चले कि अंडरलाइंग कंडीशन क्या है और उसको एड्रेस किया जाए। और हमेशा मैं कहती हूँ कि खुद से जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ली जाएं, क्योंकि उनका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होता है जो कि हमें बाद में ठीक करना होता है, बजाय इसके कि उसका शॉर्ट टाइम्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट जो कॉज कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर मेरीन, ये कहिएगा कि हम चले, आप बीइंग ए स्लीप एक्सपर्ट, अगर आप सारी चीज़ों को देखें, रात को सोना बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है। अगर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये फॉर्मूला हम अपनाते नहीं, लेकिन ये बेस्ट लाइफ के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। बट ऑल्दो अगर हम दोपहर की नींद की बात करें, कैलूला की अगर हम बात करें, तो इस्लाम में भी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जिसका ट्रेंड बिल्कुल ही सिरे से ही नहीं है हमारे घरों में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। इसकी कितनी अफादियत है, ये हमें क्या क्या फ़ायदा दे सकता है और इस आदत को अपनाया कैसे जाए? जो कैल्यूला या सिएस्टा पावर नैप्स होते हैं, दे वेरी रिफ्रेशिंग, और स्पेशली इन वार्म कंट्रीज जहाँ पे हमारी तरह जिस तरह गर्म मौसम होता है वहाँ पे बहुत लोग प्रेफर भी करते हैं। बट अगेन हमने क्योंकि एक कल्चर ऐसा बना लिया है, एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया जिसमें हम 9 to 5 जॉब करते हैं, उसमें बीच में हम वो विंडो लूज आउट कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ वर्क प्लेसेस नाउ आर अडॉप्टिंग द कल्चर के पावर नैप्स इंट्रोड्यूस की जाए, कि उनको उनके डेस्क पे पावर नैप लेने का मौका दिया जाए, या स्लीपिंग पॉड्स जो है वो दिए जाएं। तो अगर तो अब इसमें दो चीजें हैं, अगर तो यू थिंक नाउ फॉर सम पीपल पावर नैप्स डू वंडर्स, लेकिन पावर नैप जो है ना, उसको पावर नैप इसलिए कहा जाता है कि वो 20 मिनट का होना चाहिए। अगर वो 20 मिनट से हम ज्यादा सो जाएं, कुछ लोग होता है ना, वो कहते हैं हम सो के ग्रॉगी महसूस कर रहे हैं या सरदर्द महसूस कर रहे हैं। वो 20 मिनट की इम्पोर्टेंस ये है कि उस टाइम तक हम डीप स्लीप में नहीं ड्रिफ्ट करते। अगर हम 20 मिनट के बाद डीप स्लीप में ड्रिफ्ट कर जाएं और अब उस पावर नैप से आप डीप स्लीप में उठें तो बंदा फ्रेश नहीं उठता। सो पावर नैप्स आर वेरी गुड, हाउएवर टाइम देम, 20 मिनट का लें, अलार्म लगा के उठ जाएं, ट्रस्ट योर बॉडी क्लॉक और उठ जाएं। इसमें भी ये है कि जिन लोगों को ये फायदा देता है, सम पीपल नीडेड कि उनको ब्रेक मिल जाए, वो रिचार्ज हो जाए जल्दी से। एक सेलफोन आपका, जिस तरह हम बैटरी लगा के सेलफोन चार्ज कर लेते हैं, वो हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो कि बहुत लाइट स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, जो के कहते हैं कि फौरन से दरवाजा खुलने से या हमें बड़ा टाइम लगता है, हम उनको एक्चुअली नैपिंग मना करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप अपना स्लीप प्रेशर बिल्ड करें ताकि आप एक साथ रात को सोएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोपहर सोते हैं और फिर वो रात को सो नहीं पाते, तो फिर वो शिकायत कर रहे होते हैं कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती, हालांकि वो दिन में 2-3 घंटे सो चुके होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये फरमाइए, एक बार फिर मैं चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें कि नींद की गोलियां खाना क्यों इतना नुकसानदेह है। एक तो बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं नींद की जो इंसान के अंदर स्लीप वॉकिंग, रात को नींद में वो उठ के चलना शुरू कर देते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं, या कोई ऐसी हैबिट अपना लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जो उनकी बॉडी को नुकसान कर देती है, पहुंचा देती है, अपने आप को काट लेते हैं, गिर जाते हैं। इस बारे में भी बताइए। तो
बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि स्लीपिंग पिल्स एक तो गलत नाम है, मिसनोमर जिसे हम कहते हैं, वो स्लीपिंग ठीक पिल्स है। है नहीं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो दवाइयां हैं जब एक इंसान को जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है तो उसको आसानी से वो सिडेट हो जाए, उसको एनेस्थीसिया किक इन कर जाए, वो दवाइयां तब दी जाती हैं। वो गनूदगी तो जरूर कॉज करती हैं, लेकिन हम साइकिल्स में सोते हैं। अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा निज़ाम बनाया, हम साइकिल्स में सोते हैं। पहले आप जो है वो लाइट स्लीप होती है, N1 स्टेज, फिर N2, N3 ऑनवर्ड्स हम डीप स्लीप में जाना शुरू करते हैं। ये जो स्लीपिंग पिल्स है ना, ये कभी आपको डीप स्लीप में जाने नहीं देती। आप जिसको हम कहते हैं ना एक गुनूदगी में, या आप डोज ऑफ तो कर जाएंगे लेकिन वो कभी भी रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होगी। आप अगले दिन हमेशा ग्रॉगी उठते हैं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन फॉग, कि ऐसे लगता है कि धुंध छाई हुई है। और लोग कहते हैं हमें चाय के 2 कप पीने पड़ते हैं, हमें जरा टाइम लगता है उठने में, अपनी जॉब पे जाने में, क्योंकि वो एनेस्थेटिक का असर होता है जो वेयर ऑफ नहीं करता। तीसरी चीज, इसके लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट्स बहुत हैं। लॉन्ग टर्म यूजर्स a lot of times they come to us complaining कि अब हमें इससे छुड़वाएं क्योंकि हमारी मेमोरी पे असर होना शुरू हो गया। हमें रोजमर्रा की चीजें याद नहीं आ रही, हमें टाइम लगता है रिकॉल करने में। चौथी चीज ये है इसकी कि एडिक्शन। सो अ लॉट ऑफ दीज पिल्स आर, एक क्लास होती है जिसको हम बेंजोडाइजेपीन्स कहते हैं, जो 7वें दिन के बाद अगर पिल ली जाए तो वो आपके ब्रेन में नेचुरल एडिक्शन सेंटर्स किक इन कर देता है। तो आप सोचें 7वें दिन के बाद आपको इट्स लाइक हैविंग एनी अदर एडिक्टिव सब्सटेंस, आपको वो पिल लेनी होती है और ओवर टाइम उसकी डोजेज बढ़ानी होती है या उससे स्ट्रॉन्ग पिल लेनी होती है। तो इट्स अ विशियस साइकिल। प्लीज लोगों से पूछ के कि फलाने ने ले ली, घर में वो खा रहे हैं, हम भी ट्राई कर लें, ऐसे ऐसे प्लीज मत कीजिए। प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। मे बी आप उस पिल के नहीं, मे बी आप एक सेफर मेडिसिन के लिए क्वांटिफाई करते हैं, मे बी देयर आर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर यू दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, तो वो लीजिए। हो सकता है आपकी बहुत से टाइम स्लीप प्रैक्टिस गलत हो रही होती है। स्लीप हाइजीन बहुत हेल्प करती है इसमें। अच्छा एक महरीन, एक और नींद, चीज़ मैं जानना जी चाहूँगा जी अगर टाइम है सो आप लोगों के पास। जी हरमीत। जी जी महरीन, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, हम कहते हैं ना, हम भी अपनी लाइफ में कहते हैं कि भैया बड़े लंबे लंबे खराटे लेके सो रहे थे आराम से। तो क्या ये लंबे लंबे या बड़े बड़े खराटे जो लेते हैं, क्या ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये वाकई एक अच्छी नींद है जो इस तरह की नींद करते हैं? और दूसरी बात इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल का यूज़ करते हैं या किसी और चीज़ का, और नींद आई होती है भरपूर किस्म की, लेकिन फिर कहते हैं भाई 1 घंटा और इंतज़ार कर लेते हैं, बाद में सो जाते हैं, वो कितना नुकसानदेह होता है? द मोबाइल क्वेश्चन वो पहले मैं आंसर करूंगी, क्योंकि और उसके बाद आपने, आई एम वेरी ग्लैड कि आप खराटों का पॉइंट आपने रेज किया है। सो सेलफोन, सिंपली सेड, देखें सेलफोन जो है वो इमिट करता है सूरज की रोशनी। ब्लू लाइट के साथ भी हमारे ब्रेन को वो सिग्नल देता है कि द सन इज अप, सूरज की रोशनी। और हमारा ब्रेन एक नेचुरल केमिकल जो बनाता है मेलेटोनिन, जो कि नींद लाने के लिए जरूरी है। जब ब्रेन को दिखेगा कि सूरज ऊपर आ गया है तो वो मेलेटोनिन खुद ही कम कर देगा, और वो जो नींद आनी होगी वो घंटा 2 घंटा पुश हो जाएगी। फिर जो हम सेलफोन्स में कंटेंट देखते हैं वो हमें एंगेज रखने के लिए, वो बना ही ऐसा होता है कि हम एंगेज रहें, वो घंटा 2 घंटा आपकी नींद पुश बैक हो गई। तो मुश्किल प्रैक्टिस है, लेकिन सेल फोन्स या लैपटॉप स्क्रीन टाइम को जितना लिमिट कर सकें करें। और ख़ास तौर पे सोने से 1-2 घंटा पहले ट्राई करें कि सेल फोन्स ना देखें, क्योंकि इट मिमिक्स सनलाइट। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है खराटों के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली हमारे जिसे कहते हैं ना, माशरे में खराटों को नॉर्मलाइज किया जाता है कि थक के सोया है तो खराटे ले रहा है। हालांकि ये एक घोड़े बेच के बहुत सो बड़ा गए हैं। नींद के हवाले से रेड फ्लैग है। बिल्कुल, ये एक नींद के हवाले से बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। खराटे नॉर्मल नहीं है। अगर कोई बंदा खराटे ले रहा है और उसके खराटे समझें दूसरे कमरे तक सुने जाते हैं, वो इसीलिए हो सकता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा हो। ये एक कंडीशन है जिसमें दिन भर इंसान को इतनी नींद आती है और वेट गेन की कंप्लेन होती है, हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन होती है। होता इसमें यह है कि हमारे विंड पाइप में कोई हड्डी नहीं होती, तो जो नेक के अराउंड फैट है वो अंदर की तरफ पुश करता है, और पहले विंड पाइप थोड़ा सा बंद होता है, उसमें खराटे आना शुरू होते हैं, फिर कुछ अरसे के लिए वो कम्प्लीटली शट हो जाता है, तो आपके ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, फिर वो हड़बड़ा के उठते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर वेट गेन हो रहा है बगैर, मतलब कोई इतनी इशू नहीं है और फिर भी हो रहा है, तब खराटे आ रहे हैं
हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, नींद ऐसी होनी चाहिए कि देखें, लोग पूछते हैं बेस्ट नींद क्या है, हम कहते हैं बेस्ट नींद वो है क्या सुबह आप फंक्शनल है, आप सुबह ऐसे गिर पड़ नहीं रहे, सुबह ये नहीं है कि बार बार चाय पीने की तलब हो रही है। इफ यू आर फंक्शनल, आपकी नींद बेहतरीन है, हमारे हिसाब से नींद अच्छी है। लेकिन अगर वो सारे रेड फ्लैग्स जो मैंने अभी पॉइंट आउट कराए हैं, प्लीज अपनी नींद चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसका बहुत आसानी से इलाज हो जाता है, तो ये चेक हम कराना उसका भी शिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर मेरीन, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और बेसिकली हमें खुद भी एनालाइज करते रहना चाहिए। हमने देखे बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम करते ही हैं कि खराटे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि थक कर भरपूर नींद लेके सो रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास भी जाएँ, चेक भी कराएं, और अगर ऐसी कोई चीज़ डायग्नोस होती है तो उसका इलाज मुआवजा फौरी तौर पर कराया जाए। ठीक है, हम चलते हैं एक मूवी की तरफ। यस, ट्रेलर। एविटार, पहले एविटार आई थी और उसने तहलका मचा दिया था, जिसको अवतार भी कहते हैं Yes. उर्दू में, और अब 13 उसका 13 साल बरस के बाद जेम्स कैमरॉन की फिल्म है। इस दफ़ा इसमें सिगोर्नी वीवर और बहुत बड़े बड़े अदाकार और शामिल हैं। मूवी किस तरह की है इसका ट्रेलर पहले चल के देखते हैं, फिर अगर मौका मिला इस बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो आइए चल के पहले आपको एविटार 2, 13 बरस के बाद जेम्स कैमरॉन की फिल्म आई है, उसका रिलीज़ डेट आ रही है, उसके बारे में आपका ट्रेलर देखें पहले और फिर हम बात करेंगे। ट्रेलर तो काफ़ी शानदार था और लोगों ने मेरे ख्याल से 13 साल मतलब बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन अगर हम फर्स्ट सीक्वल की बात करें, फर्स्ट वाली, तो हरमीत पहली वाली मूवी देखी थी, कैसी लगी थी? वैसे मैंने झलकियों में देखी थी, मुझे याद है मैं उस वक्त मलेशिया में था और तब जाके मैंने देखी थी, बड़े मज़े की थी। लेकिन अब ये आई है तो जाहिर बात है अगर सिनेमा घरों की ज़ीनत बनती है तो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ टाइम भी मिल जाता है कि आप टाइम निकाल के भी चले जाते हैं, और इस किस्म की मूवीज़ वैसे मज़ा भी आता है देखने का। लेकिन रूह साहब जो है, हाँ माशाल्लाह कोई फिल्म ऐसी नहीं होती, पहले भी देखी होगी और ये भी वो ज़रूर जरूर देखते हैं। देखेंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल देखी थी। जेम्स कैमरॉन का मैं वैसे ही बड़ा शहदाई हूँ, उसकी टर्मिनेटर 2 उसने बनाई, और फिर उसके बाद वो एविटार जैसी फिल्म उसने बनाई है। बहुत एक जो फिल्म मेकर है उसके जॉनरा में तब्दीली, वो बहुत बड़ी बात आती है। तो बहरहाल जेम्स कैमरॉन ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के ऊपर, और हमें उम्मीद है शायकीन को पसंद आएगी। अभी चलते हैं, हम इजाज़त लेते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह ताला फिल्म का आप इंतजार करें, फिल्म देखें, और हम आपसे मिलेंगे कल। अब इंशाल्लाह वीकेंड पे प्लान करें जो भी प्लान करना, लेकिन गर्मी में अपना खास ख्याल ज़रूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।